जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एनसीएफ 2005 आपके सीटेट एग्जाम के लिए उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से एक मछली के लिए जल होता है। तो साथियों, एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बनते हैं, हर शिफ्ट में बनते हैं और बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीएफ टॉपिक से साथियों जो है लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं 15 प्रश्नों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार होगी, जिससे आप अपने सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ना तो छोड़कर जाइएगा। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है? यानी कि एक निबंध है और उसी से एनसीएफ 2005 को लिया गया है। तो उस निबंध का नाम साथियों आपका है सभ्यता और प्रगति, और इसके लेखक साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने आपका राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, तो साथियों सभ्यता और प्रगति से एनसीएफ 2005 को लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानते रहिए आप। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है दिशा निर्देश के अंतर्गत एनसीएफ 2005 के? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बिल्कुल, आप जो है ज्ञान जो है बच्चों के लिए जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, बच्चे के सामाजिक जीवन से जोड़ेंगे। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त। बिल्कुल साथियों, ये आपका जो है रटने वाली प्रणाली नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, परीक्षा को सरल बनाना जिससे बच्चा जो है उसे हल कर पाए और आग जो है उसमें एक आत्मविश्वास जागृत हो। तो आपका ऑप्शन डी चौथा सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सही। यानी कि एनसीएफ 2005 में इन तीनों का जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है साथियों? पहला देखते हैं, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं साथियों, जो पाठ्यचर्या है वो विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना। बिल्कुल, जब बच्चा साथियों समझ ही नहीं पाएगा तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। अगला है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो बच्चा सीख रहा है वो उसके बाहरी जीवन से, यानी कि बाहरी जीवन से, ठीक है, समाज से, बाहरी जीवन से जोड़कर उसको बताना चाहिए, जिससे वो आसानी से सीख पाए और आने वाले अपने भविष्य में उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अवहेलना करनी चाहिए, तो इसको तुरंत ही हम गलत काट देंगे, क्योंकि अवहेलना करना आ गया तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो आपका तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है। क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि जब हम सीखते हैं तो अपने अंदर क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाकी ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया गलत हो गया। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। प्रभावित तो करता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको साथ में दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैंने बहुत सारे नोट्स भी डाल रखे हैं सीटेट के फ्री में। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? ठीक है, तो आपका जो क्या उत्तर हो जाएगा? आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिरुचि के अनुरूप। ठीक है, अभिरुचि के अनुरूप जो है शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है, यानी कि बच्चे की रुचि जिस प्रकार हो उसी प्रकार करना चाहिए, आपके एनसीएफ में बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? तो बच्चों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए क्या जरूरी है? तो आपका योग जरूरी है, औपचारिक खेल जरूरी है, अनौपचारिक खेल जरूरी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि बच्चे के विकास के लिए योग भी जरूरी है, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, ये सभी चीजें आपकी जरूरी हैं। ठीक है, अनौपचारिक खेल मतलब जो घर में और बगल में समाज में बच्चा खेलता है। औपचारिक खेल मतलब जो जो साथियों कहीं शिक्षा केंद्र पर जाता है, जैसे विद्यालय हो गया या खेल सीखने की जगह हो गया, तो वहां पर जो बच्चा सीखेगा उसको औपचारिक कहेंगे। जो अपने आप घर में, बगल में, आस पड़ोस में खेलेगा उसको अनौपचारिक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में क्यों साथियों? उत्प्रेरक मतलब होता है प्रेरित कर दे। अब बच्चे को अगर शिक्षक प्रेरित करेगा तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, उसका मन लगेगा, ठीक है। तो एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है सीखे, उसके मन में भावनाएं उत्पन्न हो कि मुझे कुछ करना है, सीखना है, ठीक है। आदेश के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में आप नहीं, ये सभी आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही होती है, यानी कि सभी बच्चे में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है, अपना अपना कैपेसिटी होता है सब में। अगला है सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सीखना चाहते हैं। अगला है बच्चा व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है नहीं है, तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि बच्चे साथियों व्यक्तिगत स्तर पर सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखते। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होगी, सबके मन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत है और यही हमसे पूछा है। अगला देखते हैं, देखिए ऑप्शन आप जानते रहिए, क्योंकि ऑप्शन आप जानेंगे तो यही ऑप्शन आपको बार बार मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप उत्तर टिक कर पाएंगे। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल साथियों, चाहे बच्चा स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो, घर पर हो, कहीं पर हो, कुछ ना कुछ बच्चा हमेशा सीखता रहता है, जानता रहता है, पहचानता रहता है, अपने दिमाग में बैठाता रहता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो साथियों जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई जाति के, कोई विशेष समुदाय के बच्चे हैं जो अलग क्षेत्र में रहते हैं, वो साथियों हिंदी अंग्रेजी या कुछ नहीं जानते ऐसी भाषा, तो उनकी जो मातृभाषा है, ठीक है, जैसे आपका मलयालम क्षेत्र में जो रहते हैं, मलयालम भाषा बच्चे जानते हैं, तो उनको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उनको साथियों शिक्षा किस में दी जाएगी? मलयालम भाषा में दी जाएगी, उनकी मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। जहां पर साथियों प्रारंभिक शिक्षा की बात आए, वहां पर आप मातृभाषा ही मारेंगे, ना तो हिंदी मारेंगे, ना तो अंग्रेजी मारेंगे, ठीक है, क्या मातृभाषा की बात हम करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। माध्यम से डॉट डॉट लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो साथियों क्या? सामूहिक निर्णय, ठीक है। जो विभिन्न विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श होते हैं विविध दृष्टिकोण के माध्यम से, वो साथियों सामूहिक निर्णय लेने में क्या करते हैं? प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई मैटर हो गया, तो अब 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए। अब 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए तो अपने अपने विचार वो रखेंगे। जब अपने अपने विचार रखेंगे तो साथियों निर्णय लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही क्रम है। तो बच्चों के आकलन का सही क्रम क्या है साथियों? आपका दैनिक गतिविधियां हैं। क्या है? दैनिक गतिविधियां, यानी कि बच्चा जो रोज कर रहा है, रोज सीख रहा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए बच्चे का आकलन करेंगे 2005 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है, ठीक है। तो भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डॉट डॉट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। कैसे अध्यापन की बात करना निरर्थक है? सृजनशील यानी कि क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिएटिव क्लास की बात हो रही है। तो जहां पर साथियों बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, वहां पर सृजनशील कक्षाएं, यानी कि सृजनशील कक्षाएं, सृजनशील अध्यापन की बात करना बेकार है। क्यों बेकार है साथियों? जब साथियों बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो वहां पर क्रिएटिविटी की बात नहीं की जा सकेगी। क्रिएटिव मतलब होता है साथियों एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करना। सृजनशीलता का मतलब ही होता है कि किसी एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर देना, ठीक है। किसी एक समस्या को कई तरीके से सॉल्व करना, कोई एक चीज है उसको अलग अलग तरीके से नई नई चीज बना देना, यही क्रिएटिविटी होता है। तो ये बच्चों में पाया जाता है। तो अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पर हम कितने लोगों की क्रिएटिविटी देखेंगे, कितने लोगों को सिखाएंगे, तो वहां पर ये मामला गड़बड़ हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। तो यदि साथियों बच्चा फेल होता है तो क्या दर्शाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्कूल की असफलता को। यदि बच्चा फेल होता है तो साथियों उसमें किसकी असफलता है? स्कूल की असफलता है। एनसीएफ 2005 मानता है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इसमें बच्चे की कमी नहीं है, ये स्कूल की कमी है, टीचर की कमी है, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, स्कूल की असफलता को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, बिल्कुल सही।
तार्किक ढंग से सोचना होना चाहिए, बच्चों को तार्किकता आनी चाहिए, बच्चों में अमूर्त अमूर्त का निर्माण करना, ठीक है, अमूर्त चिंतन कराना चाहिए, यानी कि 2 गुणे 2 4 होता है, ठीक है, और 3 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 6 होता है, बाकी 6 में 2 से भाग दे तो 3 होता है। ये साथियों अमूर्त चिंतन की बातें हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए बच्चों को। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी आपके सही हैं, क्योंकि साथियों संचालित करने की योग्यता का विकास बच्चों में कराना है, ठीक है, और अमूर्त चिंतन का निर्माण कराना है, तार्किक ढंग से सोचने की बात करना है, ठीक है, तो बच्चा संचालित कर पाए आगे चलकर, ऐसी चीज में बच्चों में विकास कराना है गणित के माध्यम से। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, ठीक है, तो पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो क्या व्याप्त होना चाहिए साथियों, गणित से क्या आप पर्यावरण के बारे में सोच पाएंगे, ठीक है, पर्यावरण चिंता की बात हो रही है, तो मातृभाषा से, भाषा से नहीं, तो बच्चों में पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है, तो उनके सब्जेक्ट में क्या शामिल होना चाहिए, पर्यावरण से संबंधित चीजें शामिल होना चाहिए, पर्यावरण सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें शामिल होना चाहिए, तभी बच्चे जो है पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त कर पाएंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक हो पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, तो पर्यावरण सब्जेक्ट आपका शामिल होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 15 प्रश्न। आप उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए, तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर इस वीडियो को डाल दिया जाएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।